हेलो, आज के हम इस वीडियो में आपको लेबर बताएंगे। नॉर्मल लेबर क्या है, एबनॉर्मल लेबर क्या है और कैसे ऑनसेट होता है लेबर, उसके क्या कॉजेस है जिसकी वजह से लेबर स्टार्ट हो जाता है। आज हम वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले चलिए जान लेते हैं कि लेबर क्या होता है। लेबर क्या है, सीरीज ऑफ इवेंट है। जो लेबर है वो कोई सडन होने वाली चीज़ नहीं है, ये एक सीरीज ऑफ इवेंट है जिसमें 9 मंथ लगते हैं। तो कोई सडनली लेबर हो नहीं सकता, इसमें इवेंट लगता है 9 मंथ का, जो कहाँ पे टेक प्लेस करता है, जेनिटल ऑर्गन में। तो एक ऐसा इवेंट जो जेनिटल ऑर्गन में प्लेस करता है और इसी को ही इफ़र्ट के थ्रू एक्सपेल आउट करते हैं हम। किसको आउट करते हैं, वायबल प्रोडक्ट। वायबल प्रोडक्ट क्यों कहा गया, वायबल मीन्स जिसमें जान हो। तो जो बेबी है उसको एफर्ट लगा के एक्सपेल आउट करना है। और क्या चीज़, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन का मतलब है कि फीटस को, उसके साथ साथ प्लासेंटा एंड मेम्ब्रेन, जो यूट्रस में जो भी पार्ट है कंसेप्शन के, उस उन तीनों चीज़ों को एक्सपेल आउट करना। कहाँ से एक्सपेल आउट करना, वॉर्म से। किसके थ्रू, वेजाइना के थ्रू। तो इट मीन जब हम वेजाइना के थ्रू वोम में जो भी कंसेप्शन के पार्ट हैं जैसे कि प्लासेंटा, मेम्ब्रेन और फीटस, उन सबको एक्सपेल आउट करते हैं वेजाइना के थ्रू आउटर वर्ल्ड में, तो उसे लेबर कहते हैं। ये जो लेबर की डेफिनेशन है वो अकॉर्डिंग टू डीसी दत्ता। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे नॉर्मल लेबर, जिसे यूटोशिया कहते हैं। नॉर्मल लेबर को दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसे यूटोशिया कहते हैं। तो लेबर इज कॉल्ड नॉर्मल इफ़ इट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो नॉर्मल लेबर हम तब कह सकते हैं जो ये क्राइटेरिया दिया गया है, अगर इनमें से पांचों क्राइटेरिया जो है वो प्रेजेंट है किसी वुमेन में, तो हम उसे नॉर्मल लेबर या यूटोशिया कह सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो फर्स्ट है कि स्पॉन्टेनियस इन ऑनसेट एंड एट टर्म। जो लेबर है वो स्पॉन्टेनियस ऑनसेट होना चाहिए, उसको किसी के थ्रू ऑनसेट नहीं करना है, स्पॉन्टेनियसली जब वो ऑनसेट हो जाए। और कब ऑनसेट हो, एट टर्म, मतलब कि जितनी 36 वीक की प्रेगनेंसी है उतनी कंप्लीट टर्म पे अगर प्रेगनेंसी जो है, लेबर जो है वो ऑनसेट होता है तो नॉर्मल कहलाएगा। अगर यही 36 वीक पे ना हो के 29-30 वीक पे होता है तो उसे हम नॉर्मल लेबर नहीं कहेंगे। और अगर ये प्रोलॉन्ग भी जाता है, जैसे कि 42 से अबव जाता है, तो भी हम नॉर्मल लेबर नहीं कहेंगे। सेकेंड बोल रहा है विद वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। जो बेबी है, जो फीटस है, उसका प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होना चाहिए। मतलब कि फीटस का जो हेड वाला पोर्शन है वो जो है प्रेजेंट होना चाहिए, प्रेजेंटिंग पार्ट। थर्ड पॉइंट बता रहा है कि विदाउट अनड्यू प्रोलॉन्गेशन। वही बात कर रहा है कि अगर जो फीटस है वो ज़्यादा टाइम ना ले, जितना एक वुमेन का टाइम ड्यूरेशन बना है उतने ही टाइम में अगर डिलीवरी हो जा रही है तो हम उसे नॉर्मल कहेंगे। नेचुरल टर्मिनेशन विद मिनिमल एड्स। जो फीटस है वो जब आउटर वर्ल्ड में आए तो वो नेचुरल हो, उसको हम किसी के थ्रू मिनिमल एड्स, मतलब कि कम से कम एड में हम उसे टर्मिनेट कर पाएँ फीटस, वो मदर के वॉर्म से। जैसे कि कोई इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं यूज़ करना है। अगर नेचुरली टर्मिनेट हो जा रहा है तो उसे हम नॉर्मल लेबर कहेंगे। 5 क्राइटेरिया क्या है, विदाउट हैविंग एनी कॉम्प्लिकेशन अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द मदर्स एंड और द बेबी। और 5 क्राइटेरिया ये क्या है कि कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए जो माँ के हेल्थ को अफेक्ट करे या फिर बेबी के हेल्थ को अफेक्ट करे। अगर ये पांचों क्राइटेरिया फुलफिल हो रही तो हम उसे नॉर्मल लेबर कहेंगे। अब हम बात करेंगे एबनॉर्मल लेबर की, जिसे डिस्ट्रोसिया कहते हैं। नॉर्मल लेबर को यूटोशिया, एबनॉर्मल लेबर को डिस्ट्रोसिया। तो एनी डेविएशन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द नॉर्मल लेबर इज कॉल्ड एबनॉर्मल लेबर। जो हमने नॉर्मल लेबर में पढ़ा, अगर उसमें कोई भी पॉइंट, कोई भी क्राइटेरिया एबनॉर्मल है, डेविएशन आ रही इसमें, तो हम उसे एबनॉर्मल बोल देंगे। दस अ लेबर इन केस विद प्रेजेंटेशन अदर देन वर्टेक्स। अगर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के अलावा कोई और प्रेजेंटेशन है, जैसे कि ब्रीच प्रेजेंटेशन हो गया,
तो हम उसे एबनॉर्मल लेबर कहेंगे। या फिर कोई अदर भी होगा तब भी हम उसे एबनॉर्मल कहेंगे अगर वर्टेक्स नहीं है तो। हैविंग सम कॉम्प्लिकेशन इवन विद वर्टेक्स प्रेजेंटेशन अफेक्टिंग द कोर्स ऑफ लेबर और मॉडिफाइंग द नेचर ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एडवर्सली अफेक्टिंग द मैटरनल एंड फीटल प्रोग्रेशन इज कॉल्ड एबनॉर्मल। और अगर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है भी और वो मदर की कंडीशन को अफेक्ट कर रहा है या फीटस की, और या फिर कोर्स जो लेबर का कोर्स है 6 आवर का मल्टीपैरेंट वुमेन के लिए और प्रीमिग्रेटा के लिए 12 आवर का, उस कोर्स में भी अगर कोई डेविएशन आ रही है या फिर मॉडिफिकेशन हो रहा है टर्मिनेट करने के लिए बेबी को फोर्सेप यूज़ किया जा रहा है, तो भी हम उससे एबनॉर्मल लेबर कहेंगे या फिर डिस्टोर्सिया कहेंगे। डेट ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर। लेबर कब ऑनसेट होता है उसकी हम कैसे डेट निकालते हैं? तो इट इज़ वेरी मच अनप्रेडिक्टेबल टू फोरटेल प्रिसाइजली द एग्जैक्ट डेट ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर। तो ये एक प्रिडिक्शन है एक तरीके से, और जो भी हम प्रिडिक्शन करते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो उसी टाइम हो। तो एक हम बस प्रिडिक्शन करते हैं कि कितनी डेट को हो सकता है, और उसको हम एग्जैक्ट डेट नहीं बोल सकते हैं ऑनसेट ऑफ लेबर। बस हम उसे लगभग उतना बता सकते हैं कि कब लेबर होगा। और इट इज़ नॉट ओनली वेरीज फ्रॉम केस टू केस बट इवन इन डिफरेंट प्रेगनेंसी ऑफ द सेम इंडिविजुअल। और ये सिर्फ और सिर्फ केस टू केस डिफरेंट नहीं है, ये डिफरेंट प्रेगनेंसी पे भी, हर सेम इंडिविजुअल की डिफरेंट प्रेगनेंसी पे भी ये डेविएट करता है। कैसे डेविएट करता है? जैसे कि जो मल्टीपेरेंस वुमेन है उनकी जो बॉडी है वो पहले ही कंसीव कर चुकी है अगर एक बेबी को, तो जो उनकी मसल्स होंगी यूट्रस की वो लूज़ होंगी, तो लेबर ऑनसेट हो सकता है जल्दी। तो इसलिए हम जो है प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब जो है लेबर इस डेट को हो सकती है, बस हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग इस टाइम होगा। और थर्ड है कि कैलकुलेशन बेस्ड ऑन नेगल्स फार्मूला कैन ओनली गिव अ रफ गाइड। और हम कैलकुलेट कर सकते हैं नेगल्स फार्मूला के थ्रू, जो हमें एक रफ आइडिया देगा कि ईडीडी कब है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो एलएमपी लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड, जो जिसे हमें निकालना है कि लेबर की डेट कब है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो मदर होंगी उनकी लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड का डेट पूछना है। तो मेंसेज का फर्स्ट डे हम काउंट करेंगे, जिस दिन आया होगा वो डेट प्लस 9th मंथ, उसमें 9 मंथ ऐड कर देंगे प्लस 7 डेज। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम उसमें 7 डेज और ऐड करेंगे। फिर जो डेट निकल के आएगी उस डेट को हम मानते हैं कि उस दिन मदर का लेबर डे। जैसे कि मान लीजिए कि 1 जैन जो है किसी मदर का एलएमपी रहा है, तो 1 जनवरी लेना है, उसमें 9 मंथ ऐड कर देना है। 9 मंथ ऐड करने के बाद 7 डे हम और इंक्लूड कर देंगे उसमें, प्लस माइनस में चलता है 7 डे, और फिर जो डेट निकलेगी वो ईडीडी होगी। नेक्स्ट है कॉजेस ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर। तो क्या कॉजेस है जिसकी वजह से लेबर जो है वो ऑनसेट होता है? तो जो एग्जैक्ट कॉज है वो अभी तक क्लियर नहीं है, बट कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो हेल्प करते हैं इनिशिएट करने में लेबर की प्रोसेस को। तो 2 फैक्टर हैं कि हार्मोनल फैक्टर हो सकता है या फिर मैकेनिकल फैक्टर होता है। तो चलिए जानते हैं हम। यूटेराइन डिस्टेंशन। तो यूटेराइन डिस्टेंशन का मतलब जान लें कि यूट्रस जब डिस्टेंशन हो तब जो है लेबर की प्रोसेस ऑनसेट हो सकती है। तो फर्स्टली हम जान लेते हैं क्या पॉइंट कर रहा है कि स्ट्रेचिंग इफेक्ट ऑन द मायोमेट्रियम बाय द ग्रोइंग फीटस एंड लिक्विड एमनाई कैन एक्सप्लेन द ऑनसेट ऑफ लेबर एटलीस्ट इन ट्विंस और पॉलीहाइड्रोमनियोस। क्या कह रहा है कि जब कोई स्ट्रेच पड़ जाए मायोमेट्रियम पे और वो इफ़ेक्ट डालती हो मायोमेट्रियम पे, कैसे, जब ग्रो कर रहा हो फीटस या फिर लिक्विड एमनाई, तो इन दोनों की वजह से क्या हो सकता है ऑनसेट ऑफ लेबर। कैसे कह रहा है, तो जैसे एक वुमेन है, फीटस ग्रो कर रहा है, अब अगर जो एक छोटा सा पार्ट है बॉडी का उसमें कोई चीज़ ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या होगा, जो अंदर की मसल्स है वो स्ट्रेच होंगी। तो ऐसे ही यूट्रस की बात कर रहा है, यूट्रस में जो मायोमेट्रियम है वो क्या होगा, स्ट्रेच होगा। जब मायोमेट्रियम स्ट्रेच होगा फीटस के ग्रो होने की वजह से,
और लिक्विड एमनाइन जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो भी उसमें फिलअप है। तो एमनियोटिक फ्लूइड और फीटस के ग्रो होने की वजह से जो मायोमेट्रियम है वो ओवर स्ट्रेच जब हो जाएगी, या फिर मान लीजिए कि फीटस का ग्रो अप हो गया है और मायोमेट्रियम जो है वो अब स्ट्रेच हो रही है, तो अगर हम ज़्यादा किसी चीज़ को स्ट्रेच करेंगे तो वो क्या करेगी, अपनी स्पेस को छोड़ना शुरू कर देती है। तो इसमें लिक्विड एमनाइन और फीटस वो जब ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं और वो मायोमेट्रियम को स्ट्रेच कर रहे हैं, तो उसकी वजह से लेबर ऑनसेट हो सकता है। और स्पेशली कब हो सकता है, जब ट्विन प्रेगनेंसी हो। ट्विन प्रेगनेंसी इसलिए बोला गया है क्योंकि अगर जो फीटस है वो 2 फीटस है तो दोनों फीटस प्रॉपर ग्रो होंगे तो वो ज़्यादा स्पेस लेंगे, और अगर स्पेस लेंगे वो ज़्यादा, और पॉलीहाइड्रोमनियास की कंडीशन है अगर, तो पॉलीहाइड्रोमनियास की कंडीशन में भी यही सेम है कि जब एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा होगा तो वो स्ट्रेच करेगा मायोमेट्रियम को। अब ज़्यादा स्ट्रेच जब पड़ रहा है मायोमेट्रियम को, तो मायोमेट्रियम क्या करेगा, जो डेसिडुआ के सेल्स हैं वो क्या होंगे, उनके बीच गैप आएगा और ये जो सेल्स होंगे वो गैप ले आएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, फीटस जो है वो नीचे की ओर आएगा और लेबर स्टार्ट होता जाएगा। सेकेंड का पॉइंट क्या कह रहा है कि यूट्राइन स्टेज इंक्रीज गैप जंक्शन प्रोटीन रिसेप्टर्स फॉर ऑक्सीटोसिन एंड स्पेसिफिक कॉन्ट्रेक्शन एसोसिएटेड प्रोटीन। देखो सेम बात कर रहा है कि यूट्रस के स्ट्रेच होने की वजह से जंक्शन में गैप आने लग जाएगा। तो जो डेसिडुआ के सेल्स और एमनियोटिक फ्लूइड है जिसमें फीटस है उन दोनों के बीच क्या होगा, गैप आएगा। गैप आने की वजह से क्या होगा, जो गैप आ जाएगा जिसकी वजह से जो ऑक्सीटोसिन होगा, जैसे कि कुछ चीज़ों से, जैसे कि ऑक्सीटोसिन हो गया और कॉन्ट्रैक्शन एसोसिएटेड प्रोटीन, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, अब कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएंगे जिसकी वजह से गैप बढ़ता जाएगा और फीटस क्या होगा, वो एक्सपेल आउट होता जाएगा और लेबर की जो प्रोसेस है वो बढ़ते जाएगी, प्रोग्रेस होते जाएगी। सेकेंड है फीटो प्लासेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो फीटस और प्लासेंटा का कंट्रीब्यूशन की वजह से भी लेबर स्टार्ट हो सकता है। तो कैसे देख लेते हैं कि प्लासेंटा और फीटस का कंट्रीब्यूशन होता है। तो सबसे पहले याद रखिए फीटस और प्लासेंटा दो वर्ड हैं इसमें। तो कास्केड ऑफ इवेंट एक्टिवेट फीटल हाइपोथैलेमिक। कास्केड ऑफ इवेंट का मतलब है कि जो प्रेगनेंसी के टाइम प्लासेंटा में जो भी एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ना, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल और LH FSH हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन का बढ़ना, ये सारी जितनी भी चीज़ें उस दौरान हुई उसको बोलते हैं हम कास्केड ऑफ इवेंट। तो जब ये इवेंट हुए उसकी वजह से जो अगर फीटल का हाइपोथैलेमिक जो है वो हाइपोथैलेमस जो है वो एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेट होने की वजह से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका एड्रिनल एक्सिस क्या करेगा, लेबर के ऑनसेट होने में हेल्प करता है। अब वो क्या करेगा, जब एक्टिवेट हो गया हाइपोथैलेमस तो उसकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या करेगी, CRH को इंक्रीज करेगी। CRH क्या है, कोर्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन्स। अब जो कोर्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन्स है अगर ये इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, स्ट्रेस हार्मोन्स होता है ये। अब ये इंक्रीज होगा जिसकी वजह से क्या होगा कि ये स्ट्रेस हार्मोन्स से इसके बढ़ने की वजह से ACTH हार्मोन्स इंक्रीज होने लग जाएंगे, ये भी रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ACTH क्या होता है, एड्रीनोकोर्टिसोल ट्रोपिन हार्मोन्स। अब ये क्या करेगा, इसका वर्क होता है कि स्टिमुलेट करना हाइपोथैलेमस को ताकि वो कोर्टिसोल को और ज़्यादा रिलीज़ करे। अब ACTH के बढ़ने की वजह से कोर्टिसोल और इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और जो फीटल का एड्रिनल है अब वो क्या करेगा, कोर्टिसोल के सिक्रेशन को इंक्रीज करता जाएगा। कोर्टिसोल क्या करेगा, स्ट्रेस को बढ़ा देगा और जिसकी वजह से क्या होगा, जो एस्ट्रोजन और प्रोस्टाग्लैंडिन है प्लासेंटा से वो क्या करेगा, उसकी जो प्रोडक्शन है वो कम होने लग जाएगी। अब जब एस्ट्रोजन और प्रोस्टाग्लैंडिन का जो प्रोडक्शन है वो कम होगा तो उसकी वजह से फीटस जो है वो क्या होगा, नीचे की ओर आएगा और लेबर की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। और एस्ट्रोजन और प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या वर्क है, एस्ट्रोजन का वर्क क्या है कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। अब ये जब कम होगा तो अपने आप ही प्रेगनेंसी क्या होगी, टर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएगी। इस वजह से
क्या होगा कि लेबर का जो टाइमिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब जान लेते हैं हार्मोन, जैसे कि एस्ट्रोजन हार्मोन। तो इसका क्या काम है, किसी वजह से कैसे लेबर स्टार्ट हो सकता है वो जान लेते हैं। तो इंक्रीज द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। क्या कह रहा है कि अगर मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ऑक्सीटोसिन है वो रिलीज हो रहा है और वो बढ़ता जा रहा है, तो क्या होगा, फिर लेबर स्टार्ट होगा। कैसे स्टार्ट होगा, ऑक्सीटोसिन का वर्क होता है कि कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना। अब अगर मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन निकल रहा है, रिलीज़ हो रहा है, तो क्या होगा, यूट्रस का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ता जाएगा और फीटस जो है वो एक्सपेल होना चाहेगा, जिसकी वजह से मदर को लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड बात कर रहा है कि प्रमोट द सिंथेसिस ऑफ मायोमेट्रियल रिसेप्टर फॉर ऑक्सीटोसिन प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज इन गैप जंक्शन इन द मायोमेट्रियल सेल्स। एस्ट्रोजन का वर्क क्या है कि वो क्या करेगा, जो मायोमेट्रियम के पास रिसेप्टर्स होते हैं ऑक्सीटोसिन, तो ऑक्सीटोसिन के लिए मायोमेट्रियल के रिसेप्टर को सिंथेसिस करना शुरू कर देगा। और ऑक्सीटोसिन प्रोस्टाग्लैंडिन का वर्क है कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना। जब ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा मायोमेट्रियम की साइड पे, तो उनके बीच, मायोमेट्रियल सेल्स के बीच क्या होगा, गैप आने लग जाएगा, जिसकी वजह से जो फीटस का पूरा पार्ट है वो क्या होगा, एक्सपेल होना चाहेगा और वो नीचे की ओर लोअर यूट्राइन सेगमेंट पे आएगा और मदर को एब्डोमिनल पेन, लोअर एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो जाएगा और लेबर की जो प्रोसेस है वो प्रोग्रेस होना स्टार्ट हो जाएगी। स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। और ये क्या करेगा, जो मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करे उस प्रोटीन को सिंथेसिस करने लग जाएगा। कौन सी प्रोटीन है वो, एक्टोमायोसिन और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। थर्ड बात क्या कर रहा है, इंक्रीज द एक्साइटेबिलिटी ऑफ द मायोमेट्रियल सेल मेम्ब्रेन। अब ये क्या करेगा, जो मायोमेट्रियल की सेल मेम्ब्रेन है उसकी एक्साइटेबिलिटी को और बढ़ा देगा, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन लगातार रूप से बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, किस लिए, लेबर को इनिशिएट करने के लिए भी और मेंटेन करने के लिए भी। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्शन को लगातार रूप से बढ़ा रहा था एस्ट्रोजन, तो कोई तो ऐसा होना चाहिए जो उस कॉन्ट्रैक्शन को जो हो रहा है, अगर लगातार रूप से हो रहा है तो लेबर तो बहुत जल्दी वो हो जाएगा एक्सपेल आउट, तो उसको मेंटेन करने के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन का वर्क है कि वो इनिशिएट भी करवाएगा बट एक मेंटेन करके कराएगा कि जल्दबाजी ना हो, जिसकी वजह से फीटस को कोई जो है दिक्कत हो। तो इस वजह से ये इनिशिएट भी कराने में हेल्प करता है बट मेंटेन भी करता है ये लेबर के प्रोसेस को। और इसका मेजर साइट क्या है कि ये सिंथेसिस करता है, मतलब मेजर साइट ऑफ द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन का मेजर साइट कहाँ है कि ये जो सिंथेसिस करता हो, मेंटेन करता हो, तो वो क्या है, एमनियन, कोरियन, डेसिडुअस सेल्स एंड मायोमेट्रियम। एमनियन कोरियन क्या है, प्लेसेंटा के पास होता है, उसकी जो है मेम्ब्रेन होती है, ये लेयर कह लें। और डेसिडुआ सेल्स जो यूट्रस के लेयर होती है, डेसिडुआ, मायोमेट्रियम सेल्स। तो ये मेन इम्पॉर्टेंट जगहों पे प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, सिंथेसिस करती है या फिर मेंटेन करती है लेबर को। और कैसे ट्रिगर होता है, कैसे मेंटेन करके रखता है, किस किन चीज़ों से, तो अगर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाए तो वहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड, मैकेनिकल स्ट्रेचिंग इन द प्रेगनेंसी में जब मैकेनिकल स्ट्रेचिंग होता है, जिससे कि कार्डिनल वाला प्रॉब्लम हो गया और रिस्पिरेटरी एम्ब्रेसमेंट हो गया, जब जो है क्या बोलते हैं, डायफ्राम पे जो है स्ट्रेच पड़ता है फीटस का, तो तब, और इंक्रीज इन साइटोकाइंस, इन्फेक्शन कोई हो जाए, वेजाइनल एग्जामिनेशन, और सेपरेशन ऑफ रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, अगर जो है सेपरेट हो जाए, रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए और वो सेपरेट हो जाए, तो उस टाइम प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है, ट्रिगर करता है। तो उस टाइम जिस तरह से इनको वर्क करना हो कि मेंटेन करना लेबर को, तो मेंटेन करेगा, या फिर इनिशिएट करना हो, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, किसी इन्फेक्शन की वजह से फीटस की डेथ हो सकती है, तो वहाँ पे क्या करेगा, इनिशिएट करेगा लेबर को कि जो फीटस है वो जल्द से जल्द एक्सपेल आउट हो जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।
आई होप यू अंडरस्टैंड। एक्साइटेबिलिटी को बढ़ा देता है। नेक्स्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ये क्या करता है, इनिशिएट भी करता है और मेंटेन भी करता है लेबर को। कैसे, जैसे कि जो एस्ट्रोजन की बात हम कर रहे थे, वो क्या कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेस कर रहा था लेबर को। तो अगर लगातार रूप से कोई कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ रहा है तो वो बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस होगा लेबर को। तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। ये इनिशिएट भी करेगा लेबर को, बट मेंटेन करके। कोई चीज़ जल्दबाजी नहीं करना है। इस वजह से एक का वर्क है कि बहुत ज़्यादा उसको प्रोग्रेस करना है, दूसरा का प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या वर्क है कि इनिशिएट तो करवाएगा बट एक मेंटेन करके, हर चीज़ को मेंटेन करके। और क्या कर रहा है, इसका मेजर साइट क्या है कि कहाँ पे जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो सिंथेसिस होता है, तो एम्नियन पे, कोरियन पे मतलब कि प्लासेंटा साइट पे, रेसिडुअल सेल्स पे और माइमेट्रियम पे मतलब कि यूट्रस के पास। तो ये दो जगह इसका मेन है कि जहाँ पे ये सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सिंथेसिस कहाँ किस किस चीज़ों से ट्रिगर होती है। कब ट्रिगर होगी, जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाए, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड बढ़ जाए, मैकेनिकल स्ट्रेचिंग इन द प्रेगनेंसी के टाइम बहुत ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेचिंग हो, और क्या होगा, जो साइटोकाइंस बढ़ जाए, इन्फेक्शन बढ़ने लग जाए, वेजाइनल एग्जामिनेशन करते वक्त पता चले कि जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो गई है और सेपरेट हो गई है उस जगह से। तो उस टाइम क्या होगा, जो सिंथेसिस होगा वो ट्रिगर करेगा और ये क्या करेगा, लेबर को इनिशिएट कर देगा। जैसे कि कुछ इन्फेक्शन ऐसे हैं जिसकी वजह से बेबी की डेथ हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि बेबी उस के वॉर्म में ज़्यादा टाइम तक ना रहे। तो इसलिए क्या होता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा, मेंटेन भी करेगा लेबर को, इनिशिएट भी करेगा। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिजियोलॉजी बताएंगे लेबर की, और 4 स्टेजेस आपको एक्सप्लेन करेंगे लेबर की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड।